अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम 2023 के अंदर होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि SCO समिट 2023 है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023। तो आज हम देखेंगे कि पहले हम मुख्तसर देखेंगे कि SCO क्या है और इसका जो पर्पज़ है इस्टेब्लिशमेंट का वो क्या था, इसको इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ क्या था। और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो इसका सेशन 2023 में हुआ है, जो कि हम देखते हैं इंडिया में वर्चुअली हुआ था, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या डिस्कशन की गई थी और उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये 2001 को इस्टेब्लिश की गई थी शंघाई में, जो कि चाइना का एक सिटी है और इसका हेडक्वार्टर भी शंघाई में ही है। इनिशियली इसमें 6 मेंबर्स थे और फिर जो है जब ये स्टेबल हुई तो इसके अंदर 6 मेंबर्स थे। बाद में इसके मेंबर्स बढ़ के 8 हो गए और अब 2023 में इसके मेंबर्स 9 हो गए हैं, क्योंकि इसको ईरान ने एज ए ऑफिशियल मेंबर ज्वाइन कर लिया है 2023 के अंदर। सो इस तरह जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO के हमारे इस वक्त जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो 9 है, जबकि बेलारूस ने जो है वो एज अ मेंबर अप्लाई किया हुआ है और ये 2024 का जब इसका सबमिट होगा तो तब बेलारूस इसका एक ऑफिशियल मेंबर होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब 2024 में SCO का सबमिट होगा तो उसके अंदर SCO के मेंबर्स की तादाद 10 हो जाएगी। सो अभी हम देखते हैं कि SCO का पर्पज़ क्या था, इसको क्यों बनाया गया। इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशंस रीजन के अंदर, मेंबर कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कोलैबोरेशंस करना। और इसको बनाने का जो मेन एजेंडा था वो था काउंटर टेररिज्म, यानी कि रीजन के अंदर, चूँकि हम ये देखते हैं कि ये वो रीजन है, इसके जो मेंबर कंट्रीज़ में भी हम देखेंगे, इसमें अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और इंडिया। तो हम ये देखते हैं कि इस रीजन के अंदर जो है ना वो काउंटर जो टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा से मुराद है कि ये वो रीजन है जिसने टेररिज्म का एक वर्स्ट फेज़ जो है वो देखा है और इससे ये बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है। तो शंघाई कॉरपोरेशन जो SCO थी उसका मेन पर्पज़ जो 2001 में, चूँकि 2001 में वो भी हमारे पास 9/11 का वाक़या भी होता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस रीजन के अंदर जो है टेररिज्म वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका मेन पर्पज़ था टेररिज्म को काउंटर करना। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ SCO ने अपने फंक्शनिंग में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोलैबोरेशंस को भी ऐड कर लिया। और फिर जो है इसका एक पर्पज़ अगर हम देखें तो ये इस ब्लॉक में USA के ख़िलाफ़ एक काउंटर है, यानी कि वेस्ट और USA को काउंटर करने के लिए इस ब्लॉक के अंदर एक फंक्शनल बॉडी है। सो अब हम ये देखते हैं कि SCO समिट 2023 के बारे में हम देखते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी डिस्कशंस की गई और इस SCO का जो ये वाला समिट था, ये वाला सेशन था, उसकी अहमियत क्या है। ये वाला जो सेशन है ये इंडिया में प्लान था कि इंडिया में होगा, लेकिन इंडिया ने इसको फिज़िकली की बजाय वर्चुअली जो है वो होस्ट किया है। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि अब इसको वर्चुअली होस्ट करने के पीछे क्या रीज़न है। अब कोविड तो है नहीं कि हम कहें कि कोविड की वजह से ट्रैवलिंग बंद है या ट्रैवलिंग नहीं हो रही तो वर्चुअली किया है, लेकिन इसके पीछे जो है वो 2 रीज़न्स हैं। पहला तो ये जब हुआ था जिन दिनों में, उन दिनों में पुतिन जो था, चूँकि रशिया जो है वो SCO का बहुत अहम मेंबर कंट्री है, तो जब ये हुआ था तो पुतिन जो है उस वक्त ग्लोबली आइसोलेटेड था, ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। उसके ऊपर रशिया के ऊपर सैंक्शंस हमें जानते हैं कि बहुत ज़्यादा थी। फिर पुतिन की पर्सनालिटी एक क्वेश्चन मार्क बनी हुई थी दुनिया के अंदर सिक्योरिटी डायलेमा को लेके। तो पुतिन जो था वो ग्लोबली जो है वो आइसोलेटेड था, तो उसको अगर वो इंडिया में बुलाते तो एक क्वेश्चन तो हम मार्क भी हो सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि पुतिन की वजह से जो है ना उसको
वर्चुअली लेके आना पड़ा। दूसरा जो रीज़न हमारे पास है वो था पाकिस्तान की चूँकि इसको अटेंड करना ज़रूरी था। पाकिस्तान भी एससीओ का एक मेंबर कंट्री है, तो चूँकि हम ये देखते हैं कि जब एससीओ हुई तो उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर जो उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने इंडिया विज़िट किया और उसको लेके एक बहुत कंट्रोवर्सी उठी इंडिया की पब्लिक में और पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। लेकिन उसका ये इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट मोदी को नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस में भी जाना है। तो अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बाद पाकिस्तान के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, वो भी अगर इंडिया जाते एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए, तो ये मोदी साहब के लिए एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो सकती थी अपने यानी कि चूँकि उन्होंने नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस में जाना है, तो हम ये देखते हैं कि उनके लिए एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो सकती थी कि पाकिस्तान का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विज़िट करे, तो इसलिए उन्होंने इस सेशन को वर्चुअली कंडक्ट किया। अब हम ये देखते हैं कि एससीओ के इस सेशन में पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या थे, किन किन चीज़ों पर डिस्कशन की गई। पहला तो जो है ना डिस्कशन का पॉइंट ये था कि ईरान ने फर्स्ट टाइम इसको एज अ ऑफिशियल मेंबर ऑफ एससीओ ज्वाइन किया और इस तरह से जो एससीओ के मेंबर हैं वो 9 हो गए। बेलारूस ने जो है वो एससीओ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है इस सेशन में, और जो नेक्स्ट एससीओ का ऑफिशियल मेंबर होगा वो बेलारूस है। अच्छा, इसमें जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ ने इस सेशन के दौरान ब्लॉक पॉलिटिक्स को अपोज किया। दे सेड के ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो ब्लॉक पॉलिटिक्स के बजाय दे सेड के रीजनल इंटीग्रिटी हमें लेके आनी चाहिए। फिर उन्होंने जो नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हुआ वो था कि तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, हम देखते हैं कि वहाँ पे तालिबान की जब से गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान के अंदर वुमेन के ऊपर बहुत सेक्शंस है, उनकी एजुकेशन बंद कर दी गई है, उनको जॉब्स करने की इजाज़त नहीं है, यानी कि उनके वो बेसिक राइट्स उनसे छीन लिए गए हैं। और बाकी जो तालिबान के अलावा भी जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे कि जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से वहाँ जा रहे हैं, वह उनका ये है कि उनके ख़िलाफ़ भी एक बदले की पॉलिटिक्स पे चल रही हैं, बदले की पॉलिसीज़ पे चल रही हैं। तो उनको तालिबान की पॉलिसीज़ को स्पेशली वुमेन की तरफ जो थी उनको इस सेशन में अपोज किया गया और दे डिस्कस्ड कि तालिबान को इस तरह की पॉलिसीज़ दुनिया के अंदर या रीजन के अंदर जो पावर्स हैं उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि तालिबान को ऐसी पॉलिसीज़ बनाने से रोका जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था BRI, और हम ये देखते हैं कि BRI जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है और हम ये भी जानते हैं कि एक इकोनॉमिक ट्रेड का प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। और ये इसमें से हम देखते हैं कि इस सेशन के अंदर स्वाई इंडिया के तमाम मेंबर कंट्रीज़ ने BRI को सपोर्ट किया ताकि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इंडिया का हम जानते हैं कि वो इसका BRI का हिस्सा नहीं है, तो वो उसकी रीज़न वो ये देता है जो कि इस समिट के दौरान भी प्रेसिडेंट मोदी ने डिस्क्राइब की कि वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, दे कॉल्ड इट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया अपना एक यानी कि हिस्सा कहता है। और चूँकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान BRI के अंदर, CPEC के अंदर बहुत अहम रूट हैं, तो वो इस वजह से वो कहता है कि ये रीजनल इंटेग्रिटी नहीं है कि हमारा जो एरिया है उस पर कोई ऊपर कब्जा है, वहीं से BRI गुजरी है। सो दैट्स वाई दे ऑलवेज अपोज BRI, और इस समिट में भी उन्होंने BRI की मुखालफत की। अब हम ये देखते हैं कि ये जो समिट हुआ है SCO 2023 का, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। इसके अंदर जो सबसे पहली इम्प्लीकेशन है कि हमने जैसे डिस्कस किया कि SCO के इस समिट में ब्लॉक पॉलिटिक्स की मुखालफत की गई थी, मेंबर कंट्रीज ने अपोज किया था ब्लॉक पॉलिटिक्स को। लेकिन अगर हम देखें तो ये SCO खुद एक ब्लॉक बन रहा है,
यानी अगर हम देखें तो ये इसके अंदर काउंटर टेररिज्म के लिए इकोनॉमिक ये बना था, और अब जो है इसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोलैबोरेशन शामिल हो गई हैं। जब ये शामिल हो गई है तो इसका मतलब है कि रीजन के पॉलिसी मेकिंग पे, स्ट्रेटजी मेकिंग पे बहुत अहम असर डालेगा। सो ये इटसेल्फ एज अ ब्लॉक राइज हो रहा है। दूसरी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि इंडिया जो है वो अपने आप को एक रीजनल और ग्लोबल पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम ये देखते हैं कि वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे है, स्पेशली उन प्लेटफॉर्म्स पे हम अपने दूसरे टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया जो है स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स के अंदर या उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर जिनको चाइना और रशिया लीड कर रहा है, उसको सबोताज करने की कोशिश करता है। और हम ये देखते हैं कि वो अपनी नेशनलिस्ट अप्रोच लाने की कोशिश करता है। तो अपने आप को एक रीजनल और ग्लोबल पावर के तौर पर जो है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सामने लाने की कोशिश कर रहा है। एक और इम्प्लीकेशन इसकी है कि ये समिट जो है मोदी साहब के लिए एज उनके लिए एक पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया ने इस दफ़ा G20 समिट को भी होस्ट किया, और नेक्स्ट ईयर चूँकि वो इलेक्शंस में जा रहे हैं तो ये उनके लिए एक पॉलिटिकल बेनिफिट होगा कि ग्लोबल पावर्स जो हैं वो इंडिया के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो रही हैं। दूसरी एक और इम्प्लीकेशंस ये है कि इस समिट से हमें एससीओ की वर्किंग से हमें पता चलता है कि रीजन के अंदर चाइनीज़ और रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जैसे BRI के थ्रू रशिया भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इस रीजन के अंदर रशिया और चाइना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फिर एक और जो जैसा कि हम जब भी किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, हम उनकी समिट्स के ऊपर जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि उनके मेंबर कंट्रीज़ के अंदर कोलैबोरेशंस बढ़ रही हैं, उनके मेंबर कंट्रीज़ के अंदर कोऑपरेशन बढ़ रही है, तो हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये एक साइन है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है। तो एससीओ की जो एससीओ भी है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल स्टेप कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है और यूनिपोलर वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये कहेंगे एससीओ जो है वो इस चीज़ की एक एग्जांपल है, इस चीज़ का एक एविडेंस है कि इस रीजन के अंदर रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ रही है। So that's all about SCO Summit 2023. So if you have any question, drop in comment box. We will try to answer it. Thank you very much.